जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 17 देखेंगे, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है वो सारी टॉपिक्स को इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब देखे होंगे कि जो हमारा जो वीडियो है वो परफेक्टली शेड्यूल्ड हो गया है। हमेशा आपको हर रोज़ 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा और हम लोग हर दिन अलग अलग चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारा जो एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उससे हम लोग पूरा उसको सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे और लगातार डेली हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो साथ में आप भी इसी तरीके से तैयारी करते हुए आगे चल सकते हैं। साथ ही नोट्स बनाने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। क्या है, टॉपिक भी ऐसा ही है चैप्टर में कि थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है वीडियो, है ना। लेकिन आप समझेंगे तो लगभग आपका अगर 1 घंटा भी लग रहा है तो भी आपका 1 घंटे में एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जा रहा है। आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ से क्या है, अब हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो हम लोग इसके बारे में चैप्टर वाइज आगे पढ़ते जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि जो संघ की कार्यपालिका है, ठीक है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका हम लोग किसको बोलेंगे, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी होने चाहिए। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। देखिए इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत का राज्य प्रमुख होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और साथ ही भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, देखो ये केवल वर्ड आप अच्छे से याद रखना है, लगभग बस यहीं से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये जो शब्द है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, बस ये तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। कई बार इससे टॉपिक पूछ देता है, एक लाइन में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये आ जाता है कई बार। देखिए अब यहाँ से हम लोग राष्ट्रपति का पूरा निर्वाचन कैसा होता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट देखेंगे इसमें। और जितने भी राष्ट्रपति के ये चैप्टर से जितने भी चीज़ें हैं उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। हम लोग ये भी समझेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। देखिए यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए इसमें क्या है कि पहला ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या क्या योग्यताएं बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ योग्यता है ना, हमारा इतना क्वालिफिकेशन होता है, इतना एज होना चाहिए। सेम ऐसे इसमें भी है, ठीक है। सबसे पहले कि वो व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा 35 ईयर्स, ओके, 35 साल उसका पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद से तीसरा देखेंगे लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्हित होना चाहिए, यानी कि जो लोकसभा चुनाव में लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो योग्यता चाहिए, यानी कि अगर वो लोकसभा में निर्वाचित होने के लायक है तो वो राष्ट्रपति भी बन सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद से देखिए वह संघ के किसी या फिर राज्य स्थानीय प्राधिकरण मतलब लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये जो लाभ का पद है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल आप इतना समझिए कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का जो जॉब करते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी सुविधाओं में वो नहीं आता हो, ठीक है। जैसे हो गया कोई वेतन या फिर और भी कोई सुविधा वगैरह के लिए वो सुविधा ले रहे हैं, ऐसा कोई भी अगर वर्क करता है या जॉब करता है
उसकी सुविधा ले रहा है तो उसमें हम लोग लाभ के पद में वो आते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लाभ का पद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ लेंगे वहाँ पे। यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्लस आपको सबसे मुख्य बात ये याद रखना है लाभ की पद में, ठीक है, कि देखिए इसमें जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ, है ना, संघ अथवा राज्य का मंत्री, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जितने भी संघ और राज्य के जो मंत्री हैं ना, वो लोग भी लाभ के पद पर नहीं आते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन देख ले यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, ये सारी जो भी और भी गवर्नमेंट के जो जितने भी एग्ज़ाम है जिससे उनको जॉब लगता है, ये सभी लाभ के पद पे आएंगे। लेकिन ये लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल और संघ और राज्य के जो मंत्री होते हैं, इतने लोग लाभ के पद में नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। और पांचवा सबसे मुख्य बात आप याद रखेंगे कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जब भी वो चुनाव के लिए खड़ा होगा, तो उसको सबसे पहले जब नामांकन के लिए, ठीक है ना, जब वो नामांकन भरेगा तो कम से कम 50 लोग उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 लोग अनुमोदक होना चाहिए। 50 लोग प्रस्तावक का मतलब ये है कि उसके इस विचार से सहमत हो, ठीक है, सहमति दे रहे हैं 50 लोग, 50 लोग भी उसको मान रहे हैं, इस तरीके का जो है वो 50-50 लोग करके अगर इतने कोई भी व्यक्ति अगर इतने लोगों को जुटा लेता है, सहमत कर लेता है अपने बारे में, तो वो फिर आगे इसके लिए चुनाव लड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये चुनाव जैसे हम लोग का नेता लोगों के जैसा वैसा नहीं होता, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए सबसे मुख्य बात जो कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले सदन के दोनों जो सदन है हमारा, सदन के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, देखिए इसमें दो तरीके से लोग होते हैं, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। तो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं याद रखिए केवल वही भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद से राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे, निर्वाचित, आपको ये टॉपिक, इस शब्द को ध्यान रखना, हमेशा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो चाहे राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भी इसमें भाग लेंगे, प्लस केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। सबसे मुख्य बात आपको ये मैं बहुत बार बार हिंट कर रहा हूँ कि सभी में, ठीक है, निर्वाचित, जितने भी व्यक्ति इसमें भाग लेंगे वो सभी निर्वाचित होंगे, जितने भी सदन के सदस्य होंगे वो सभी क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, कोई भी इसमें मनोनीत नहीं होगा। देखिए अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकते हैं, सबसे पहला एक, दोनों सदन के जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो लोग भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12, अभी शायद तक ये जो लोकसभा में जो दो लोग जो आंग्ल इंडियन ये लोगों को जो मनोनीत करते थे, शायद अभी वो अब उसको हटा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर दोनों सदन में जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, पहला। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और राज्य राज्य परिषदों के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, राज्य परिषद के चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो भाग नहीं लेते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। लेकिन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली तथा पुदुचेरी के जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। साथ में आप ये भी याद रखना कि यदि कोई भी सभा, कोई भी सदन यदि विघटित हो गई है तो उसके सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये 5 आप बातें याद रखना राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। देखिए एक मुख्य बात यह है कि जब भी राष्ट्रपति को लेकर के चुनाव में कोई भी प्रकार से विवाद होगा
तो वो उसका जो फैसला होगा उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा और उच्चतम न्यायालय उस समय उसका अंतिम फैसला देगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला लेगा वो फैसला अंतिम होगा, सभी को उसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब चलिए आगे और देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है और किस किस तरीके से होगा। देखिए इसमें पहला ये होगा कि वो 5 वर्ष तक ये रहता है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है ये मुख्य रूप से ये रहेगा। उसके बाद से वो त्याग पत्र किसको, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। तीसरा इसमें यह है कि यदि कार्यकाल पूरा हो गया होने होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। वो एक ही तरीका उसमें महाभियोग, जो महाभियोग होता है महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग का भी केवल एक रीजन हम लोग इसमें आगे चल करके पढ़ेंगे, महाभियोग से रिलेटेड चीज़ें। तो यहाँ पे मेन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को 3 तरीके से हटा सकते हैं। पहला मतलब एक तो यही है कि 5 वर्ष बाद उनका खुद ब खुद वो फिर वहां से वो फिर से लड़ सकते हैं और कई बार चुनाव अपना लड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका, दूसरा वो खुद त्याग पत्र दे दें, या फिर तीसरा महाभियोग। ये चीज़ों को आपको याद में रखना है। देखिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कई बार कि जब अगर किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, तो वो क्या फिर जैसे ही जिस दिन कार्यकाल पूरा हुआ क्या उससे आगे एक भी दिन वो राष्ट्रपति मतलब बने नहीं रह सकते या शासन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो काम करेंगे आगे भी। वो काम करते रहेंगे जब तक कि कोई भी जो निर्वाचित सदस्य है, जो भी जो राष्ट्रपति नहीं बन जाता, तब तक वो काम कर सकते हैं। और साथ ही वो चाहे तो कितने बार भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ करके फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें समझ गए। देखिए यहाँ पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत अच्छे से आपको समझिएगा, इसमें सारी चीज़ें कवर है। ठीक है, सबसे पहले तो महाभियोग का जो मुख्य जो आधार है वो कभी भी आधार रहेगा संविधान का उल्लंघन। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो फिर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन संविधान का उल्लंघन इस शब्द का जो परिभाषा है वो नहीं है, हमारे संविधान के अंतर्गत ही नहीं है कि इसको कैसे परिभाषित किया जाए। यानी कि कैसे इसको ये बताया जाए कि हाँ ये जो राष्ट्रपति ये काम किए हैं इनका ये संविधान का उल्लंघन है, तो ये अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए आप याद रखेंगे कि महाभियोग का जो आरोप है वो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए चाहे वो कोई भी सदन हो, यदि वो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग का आरोप लगाता है तो उसी सदन में सबसे पहले 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भी बताना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चाहे वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में है। मान के चलो किसी राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है, महाभियोग लगाना लगाना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जो भी प्रॉब्लम हो, हम लोग एक सिचुएशन देख रहे हैं। तो जिस सदन में ये विचार पहले आएगा तो वो सदन क्या करेगा, 1/4 सदस्य से पहले हस्ताक्षर लेगा और साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से महाभियोग का प्रक्रिया आगे चलता है। उसके बाद से क्या होगा कि ये जो प्रस्ताव होगा वो महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 जब ये 2/3 बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत से, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब कोई सदन में इसके लिए अब प्रस्ताव पारित होना शुरू होगा तो वो कैसे पारित होगा, विशेष बहुमत के द्वारा। पहले दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही पारित होगा, फिर इसको याद रखना। तो यदि पहले सदन में विशेष बहुमत से पारित हो गया तो वो फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में विचार करेंगे, अगर वहाँ भी पारित हो गया तो आप समझ लो कि वहाँ से फिर राष्ट्रपति को महाभियोग कंप्लीट हो जाएगा, वो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। देखिए शुरुआत से इसको समझते हैं कि राष्ट्रपति को कभी भी संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही उनको महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग जो लगाने की जो एक मुख्य जो धारा, यानी कि जो संविधान का उल्लंघन, ये जो एक आधार है ना, ये परिभाषित नहीं है।
अब मान लो कि यदि महाभियोग लगाना है तो वो क्या होगा, जिस सदन में महाभियोग के लिए विचार किया जा रहा है उस सदन में सबसे पहले लोग एक तरीके से सहमति देंगे, शुरुआत में 1/4 लोग उस सदन में, ठीक है। और राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए नोटिस भेजा जाएगा, 14 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद से जिस सदन में अब शुरुआत किया जा रहा है वहां पे पहले विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जाने के बाद से फिर वहां पे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद से राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। उसके बाद से देखिए इसमें आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी सदन में, है ना, एक जो राष्ट्रपति होते हैं वो सदन के अभिन्न अंग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यदि उनके ऊपर किसी भी तरीके से महाभियोग का प्रक्रिया चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति उपस्थित हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। प्रतिनिधित्व उनको करने का अधिकार है उस समय, ठीक है। उस समय केवल उनके ऊपर आरोप लगा है, उसके बाद भी वो सदन में उपस्थित हो सकते हैं। इसमें आपको ये मैं बता दिया हूँ कि 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे थे तो उस समय मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे। हाँ, यहाँ पे और एक बात याद रखिएगा कि जब आप निर्वाचन और महाभियोग दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करके बताता हूँ, ठीक है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उस समय चाहे वो राज्य हो और चाहे केंद्र हो, राज्य के भी पूरे निर्वाचित सदस्य जो होंगे, राज्य के जो विधानमंडल है वहाँ से जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो लोग भाग लेंगे। हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे वो लोग भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जब महाभियोग लगेगा, जब राष्ट्रपति का महाभियोग होगा उस समय उस आरोप में यानी कि उस प्रक्रिया में, ठीक है, ये सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये कभी भी राज्यों के विधानमंडल में नहीं जाता है, उनका काम खत्म हो गया। केवल निर्वाचन के समय वो लोग थे उस समय। लेकिन जब महाभियोग होगा ये केवल अपने संसद में ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लिए थे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के समय वो लोग भी भाग लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें राज्य विधानमंडल का कोई काम नहीं होता, मैं बता दिया। तो ये जो महाभियोग से संबंधित जितने भी बातें हैं आप यहाँ पे अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये महाभियोग तो हो गया, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ उनके पास अनलिमिटेड है, बहुत सारी शक्तियाँ, अनलिमिटेड नहीं है, सीमित है। लेकिन एक तरीके से भाव ये है कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उनके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग करके देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है। कार्यकारी शक्तियाँ का मतलब क्या है, वर्किंग पावर, ठीक है। देखिए इसमें पहले रहेगा कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, सबसे पहला वर्ड इसमें यह है। और मंत्रियों का भी नियुक्ति करते हैं, अन्य जो मंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री तो हो ही गए, अन्य मंत्रियों का भी वही नियुक्ति करते हैं। ये बात अब हमेशा ध्यान रखना। ऐसा लगता है कि सभी जो भी नेता जैसे अभी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो लोग 5 साल तक रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। लेकिन संविधान के अनुसार हम लोग देखते हैं तो जो राष्ट्रपति होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री और बाकी सभी मंत्रियों के का नियुक्ति करते हैं और वो लोग इनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार रहते हैं, ठीक है। देखिए महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये भी प्रसाद पर्यंत रहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि महानियंत्रक, लेखा व परीक्षक, महानियंत्रक व लेखा व परीक्षक जो हम लोग कैग, ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। प्लस मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी याद रखना है।
चुनाव आयुक्त हो गए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, राज्यपाल वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद से केंद्र के प्रशासन के लिए यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे मान के चलो काम चल रहा है, नॉर्मली आप समझो इसको कि जितने भी प्रशासन से संबंधित काम चल रहा है, ठीक है, तो वो सभी प्रस्तावों को की जानकारी भी प्रधानमंत्री से मांगने की शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है। साथ ही आप याद रखना, ये जितने भी अनुसूचित जाति हैं, ये क्षेत्र हैं, ये सभी राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पांचवा क्या इसमें, राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े आयोग। ठीक है। ये पिछड़े वर्गों से रिलेटेड जितने भी आयोग की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, जो आयोग बनते हैं, उनका जो जो भी अध्यक्षों का नियुक्ति होता है वो भी राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, यानी कि राष्ट्रपति का ये शक्ति है। साथ ही अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी नियुक्ति होता है। ठीक है। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का भी जो गठन करना है, हम लोग पढ़े थे अंतर्राज्यीय परिषद, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति क्यों गठन करते हैं, ताकि सभी राज्य का एक शांतिपूर्ण समन्वय हो सकता है, हो सके उसमें, और वो लोग अच्छे से आगे बढ़ सकें। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है। उसके बाद से देखिए आठवां है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की भी शक्ति है, जो यहाँ पे ये जो मैं बताया वही है यहाँ भी। ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। अब देखिए विधायी शक्ति क्या क्या होता है। अब विधि से संबंधित जितने भी शक्ति है उनको क्या क्या शक्ति है, देखिए संसद का बैठक बुला सकते हैं, सबसे पहला आप याद रखना, संसद का बैठक बुला सकते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से सदन के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं, यानी कि संयुक्त अधिवेशन इस दिन बुलाया जा रहा है ऐसा करके, मतलब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संसद का बैठक बुला लेंगे, जब चाहेंगे तब स्थगित स्थगित कर देंगे कुछ समय के लिए, लोकसभा को विघटित कर देंगे, या फिर बोलेंगे कि राज्यसभा लोकसभा दोनों आओ साथ में बैठ करके विचार करो। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। उसके बाद से देखिए तीसरा है, प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक नए चुनाव के बाद, जब भी चुनाव होगा 5 साल के बाद उस समय, और प्रत्येक वर्ष, ठीक है, जो संसद का प्रथम अधिवेशन होगा उसको संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। ये भी इनकी शक्तियां हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, या फिर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति। ठीक है। इस समय ये लोग नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में जब लोकसभा व राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष या उप अध्यक्ष या सभापति यदि नहीं होते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति है कि सदन को उस समय चलाने के लिए किसी को भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना सकते हैं उस समय कार्यवाही के लिए। ये भी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। देखिए छठवा, हम लोग को ये मालूम है कि साहित्य, विज्ञान और कला, समाज से ये से जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। ठीक है। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, ये शायद तक अब नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। उसके बाद से देखिए छठवा देखिए, विधेयक को अपनी जितने भी विधेयक हैं, ठीक है, उनको स्वीकृति देना है कि नहीं देना है, उनको रखना। वीटो शक्ति जो है ना वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, हम लोग जस्ट इसी के बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पे विधायी शक्ति जो देख रहे हैं, विधायी शक्ति के अंतर्गत ही विधेयक भी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि विधेयक को स्वीकृति देना है कि नहीं देना है, रोक के रखना है, उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं, यानी कि राष्ट्रपति का ही ये भी शक्ति है। उसके बाद से देखिए जो जो महानियंत्रक, लेखा परीक्षक जो है, और संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, इन सभी का जो रिपोर्ट आता है ना, वो भी राष्ट्रपति ही
सदन में रखते हैं, ठीक है। यानी कि उस उनका पूरा ये जिम्मेदारी उन्हीं का है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए अब इसके लास्ट है वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। कार्यकारी देख लिया, विधायी देख लिया, वित्तीय शक्तियाँ। इसमें जो धन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही, यानी कि जब धन विधेयक प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ भी बातें होंगी तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होगा। ये राष्ट्रपति का शक्ति है, ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। साथ ही राष्ट्रपति ही केंद्रीय जो बजट होता है वो सदन में रखते हैं, यानी कि पेश करते हैं उस समय, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा ये नहीं कि राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति का आप तो जान रहे हैं ना, पूरा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन काम वो नहीं करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है, ठीक ठीक है ना। जो केंद्रीय जो बजट है वो यानी कि राष्ट्रपति ऐसे ले करके आएंगे वहाँ पेश करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन सारा काम उन्हीं के नाम से होता है। देखिए तीसरा इसमें है कि जो राज्य है और केंद्र की जो मध्य जो जो राजस्व का बंटवारा होगा उसके लिए भी वित्त आयोग का जो गठन करना वो हम लोग पहले भी देखे हैं। तो वित्त आयोग का जो गठन करने की भी शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत है। ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को देखते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वीटो शक्ति के अंतर्गत, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो का मतलब ये होता है कि इसमें जो होगा जब विधेयक पूरी तरीके से दोनों सदनों में पास हो जाएगी उसके बाद से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ठीक है, कि वो उसको देखेंगे और फिर उसके बाद से अपना साइन ऑन करके पास कर देंगे। लेकिन राष्ट्रपति को ये अधिकार है, इसी को हम लोग अत्यांतिक वीटो बोलते हैं, इसको आप समझिएगा, कि राष्ट्रपति उस पे उसको रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इनका पहला ये रहेगा, इसमें कुछ मतलब विचार नहीं करेंगे, मतलब केवल रख लेंगे अपने पास, देंगे नहीं, लौटाएंगे नहीं उसको। तो इस तरीके से जो अपना राय है उनका, लेकिन वो उसको विधेयक को देंगे नहीं। ये अत्यंतिक वीटो होता है। इसमें क्या होता है, ये विधेयक पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और ये इसका स्थिति आप देखना कि ऐसा क्यों करते हैं। इसमें दो कंडीशन होता है। जो अत्यंतिक वीटो होता है इसके अंतर्गत जब राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं उस विधेयक को, तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन पहला कि ये जो विधेयक है वो सरकारी सदस्य के द्वारा इसको भेजा गया है, यानी कि जो विधेयक लाया गया है। पहला कंडीशन ये होता है। सरकारी सदस्य मतलब हम लोग देख चुके हैं ना, जो भी मंत्री के लिस्ट में नहीं होते हैं वो लोग सरकारी सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जब जो विधेयक है वो चल रहा है, उसका उस पे काम चल रहा है, अभी विचार चल रहा है, उसी समय वो सदन विघटित हो गया। ऐसी स्थिति में भी जो राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति उस विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरीके से वो विधेयक लगभग समाप्त हो ही जाता है। तो ये हुआ अत्यंतिक वीटो, ठीक है। इसको आप समझ गए अच्छे से, यानी कि राष्ट्रपति इसको अपने पास ही रख लेते हैं। ये हो गया। पॉकेट वीटो भी देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए इन दोनों में थोड़ा अंतर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इनके पास विचार है, जो अत्यंतिक वीटो है इनके पास विचार है, लेकिन ये नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कंडीशन में बताया इस कारण से। लेकिन जो पॉकेट वीटो है ना, इसमें ये होता है कि वो कोई विचार ही नहीं रखते हैं, वो चुपचाप रख देते हैं, उसको देखते ही नहीं है। पॉकेट वीटो का मतलब ये जेब में रख लिए, ठीक है। राष्ट्रपति जो विधेयक आया था सारे तरफ से, सदन से अपना काम वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट करके लास्ट में साइन करने के लिए लाए थे राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति को मन नहीं किया उसको साइन करने का, वो जेब में रख लिए, जेब में रख लिए, और उसके बाद से उसका कोई निर्णय ही नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर है, उनको इच्छा नहीं है कि नहीं ये चीज़ नहीं करने देना है, वो अपना रख लीजिए, में कोई विचार कुछ भी नहीं,
समझ रहे हैं? तो पॉकेट वीटो और आत्यांतिक वीटो में दोनों में ये अंतर है, डिफरेंस है। दोनों वही है, ठीक है ना, लेकिन इनमें थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। पॉकेट वीटो में कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वो सीधा बस उस विधेयक को रख लेंगे अपने पास, उसको जाने ही नहीं देंगे, कोई विचार ही नहीं देंगे। जबकि आत्यांतिक वीटो में थोड़ा बहुत उसमें कंडीशन होता है, इस कारण से उनको ऐसा करना पड़ता है और इस कारण से विधेयक समाप्त हो जाता है। देखिए, अब निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि जब दोनों सदनों में जो विधेयक पास होता है वो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को कभी कभी ये लगता है कि नहीं, इसको क्या करना चाहिए, फिर से भेज देना चाहिए, सही तरीके से विचार नहीं किया इस विधेयक पे। जो भी कानून बनाना है, हो सकता है राष्ट्रपति को उस समय लगे कि नहीं, ये जो कानून है ये सही नहीं है, एक बार फिर से विचार कर लो, तो वो फिर से वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर से भेजेंगे, उसके बाद से फिर से उस पर विचार चलता है। तो यानी कि निलंबनकारी जो वीटो है वो क्या है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत कि उस विधेयक को दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि यदि फिर से संसद उसको भेजती है, सदन उसको भेजती है विचार करके, उस समय राष्ट्रपति को सहमति देना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1971 में, इस समय संविधान को ये बाध्यता हो गया, ठीक है। संविधान में मतलब ये एक तरीके से राष्ट्रपति के लिए बाध्य सेट कर दिया गया कि जो संविधान संशोधन होगा ना, यानी कि संविधान में किसी भी प्रकार से दोनों सदन मिलकर के संशोधन के लिए एक विधेयक बनाए कि संविधान में इस वाक्य को संशोधन करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी संशोधन राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा इसका, तब वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास वीटो नहीं रहेगा संविधान संशोधन के लिए, उनको उस पर विचार करके उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये है इसमें कंडीशन रख दिया गया, ठीक है ना। यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकते, उनको उस साइन करके उसको आगे बढ़ाना ही होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की जो क्षमा दान करने की शक्ति है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये क्षमा दान की शक्ति है। देखिए, हम लोग इसमें अनुच्छेद वगैरह नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जो इसमें है ना, हम लोग को पहले समझना है किसी भी चीज़ को, जो हम लोग पहले उसको समझ लें, क्योंकि वर्ड्स ये जो जैसे इसमें नंबर है, ये अभी बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। पहले आप समझ लो उसको, मैं उसके बाद से इसमें बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस अनुच्छेद को मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। तो देखिए, क्षमा दान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें देखिए 3 तरीके से क्षमा करते हैं। एक, पहला, जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में जो दिया गया दंड है, इससे रिलेटेड कोई भी यदि ऐसा अपराधी है तो उसको क्षमा कर देते हैं। साथ ही सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर दिया गया कोई दंड है तो उसको भी क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। प्लस जो ऐसा व्यक्ति भी है जिसको मृत्युदंड सुना दिया गया, लेकिन इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा कंडीशन भी होता है ना। मृत्यु दंड के लिए अगर किसी को भी यहाँ पे सजा दिया गया है तो उसमें भी कंडीशन होता है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते, उसमें भी व्यवहार वगैरह हर चीज़ों को देखा जाता है। राष्ट्रपति उसके लिए बहुत सारी उस तरीके से विचार करके उसको छोड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास मेन अभी हम लोग को ये देखना है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि मृत्यु दंड से भी, देखें, वो कई बार मूवी में दिखाया होगा, उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है, मृत्यु दंड को रोक सकते हैं वो। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है अनुच्छेद 54, ठीक है, ये अनुच्छेद 54 है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात किया गया है। ये पहला आप याद रखना, अनुच्छेद 54, ठीक है। उसके बाद से देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद से मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, ये सारी चीजें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है, ठीक है।
जिसमें जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी उनके फिर अन्य मंत्री, उनका जो नियुक्ति वगैरह होता है ना, वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद से अनुच्छेद 76, इसके अंतर्गत महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उसके बाद से देखो 111, ठीक है, इसमें देखिए संसद द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर सहमति देना या प्रदान करना, ये 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद से अनुच्छेद 112 में है संघीय बजट से रिलेटेड सारी बातें। ठीक है। उसके बाद से 123 है जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 123। और ये काफ़ी फेमस रहता है, देखे होंगे 143। तो ये अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। यानी कि किसी भी प्रकार में, किसी भी तरीके से, या संविधान में या फिर अन्य कोई भी विचार है जो कि न्यायालय से लेना चाहते हैं राष्ट्रपति, तो वो फिर 143 का उपयोग करके न्यायालय से उसके लिए सलाह लेते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे कि यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार का सलाह ले रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय उससे रिलेटेड कोई भी सलाह दे रहा है, तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उसको एकदम बाध्य रूप से मानेंगे ही, केवल एक सलाह है, राष्ट्रपति चाहेंगे तो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा राष्ट्रपति का जितना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो तैयार हो गया, वो कंप्लीट हो गया यहाँ से। ये भी हमारा, अब ये चैप्टर भी रेडी हो गया, अब कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे कि इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।